नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग का आगाज़ हो चला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की बात की जाए, जो लगातार सत्ता में रही 15 सालों तक, वो बात और है कि 2018 में कैसे तैसे जोड़ घटाव करके कांग्रेस ने सत्ता हासिल तो की, परंतु सत्ता का जो सुख है वो महज 1.5 साल ही भोगने को मिला। बहरहाल आज हमारी जो चर्चा है वो इस आधार पर आधारित है कि पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, अब कर्नाटक, लगातार पार्टी जो है अपने निर्णय अलग तरीके से ले रही है। और आज हम चर्चा इसी आधार पर करने वाले हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद हैं नितिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं दैनिक दोपहर अखबार के मालिक प्रधान संपादक जी हाँ नवनीत शुक्ला जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच युवा पत्रकार की भूमिका में अभिषेक कानूनगो मौजूद हैं, जो कि युवाओं में अपनी अच्छी पेठ रखते हैं और मजबूती से युवाओं की बात रखते हैं। अभिषेक जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नितिन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि तासीर बदल रही है अब राजनीति की। अब ना राजनीति पहले जैसी रही, ना कार्यकर्ता पहले जैसे रहे और ना ही राजनेता पहले जैसे रह गए। एक लंबा सफ़र है आपका, अपनी कलम की धाक से लगातार आप आईना बन के समाज को नवीन आयाम देते हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अपरोक्ष रूप से पीढ़ी परिवर्तन के दौर में पहुंची और वो नित्य नूतन प्रयोग विभिन्न राज्यों में कर रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में भी उसने अपने इन प्रयोगों को दोहराया है और उसे उसमें सफलता भी मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बोलूं तो वह तो एक राजनीति में दूसरी और तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने की दिशा में बढ़ चले हैं और वो रिस्क भी ले रहे हैं जी। और उसका आधार रिस्क लेने का जो मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो यह है कि 15-17 साल की मध्य प्रदेश में उनकी सत्ता हो चुकी है। दूसरी पारी दिल्ली की में खेल रहे हैं वो, और सांगठनिक रूप से वो बूथ लेवल पे बहुत मजबूती से काम करते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह वो समय है जब पार्टी बहुत फील गुड के दौर में और हम अपनी एक नया नेतृत्व, नई पीढ़ी खड़ी कर लें, ताकि भविष्य में कभी विपक्ष का रोल अदा करना पड़ा तो हमारी ये नई पीढ़ी उस वक्त मैदानी लड़ाई लड़ सके और पुनः सत्ता की ओर लौट सके। ये तो भाजपा में जरूर है कि वो बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। नवनीत जी, प्रयोग किए, यूपी में भी प्रयोग हुआ, गुजरात में भी प्रयोग हुआ, कर्नाटका में भी हो रहा है। हालांकि वो प्रयोग की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। बार बार ढिंडोरा पीटते हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, हम किसी एक परिवार को आगे नहीं प्रमोट करेंगे, वो बात अलग है। कर्नाटका में मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि परिवारवाद से पार्टी ने, भाजपा की बात कर रही हूँ मैं, कि भाजपा ने कहीं परहेज किया हो। कैसे देखते हैं नवनीत जी? ये बड़ी साफ बात है भाजपा को लेकर कि हम पुरानी भाजपा को भी देख चुके हैं और भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा, सुचिता, संस्कार, इसमें बहुत परिवर्तन है पार्टी में। पार्टी पहले कार्यकर्ताओं के भरोसे थी, पार्टी अपने कार्यकर्ता को ही सबसे आगे रखती थी। अब पार्टी चूँकि एक मोबाइल पर घंटी देकर सदस्य बना रही, तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ना हमने आपका चेहरा देखा, ना आपने हमारा चेहरा देखा, आप सदस्य बन गए। अब क्या हो रहा है इसमें? गुजरात तो आपका घर है, आपने प्रयोग किए, चूँकि आपके घर में कोई दूसरी पार्टी 30 साल से आपका राज है, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको सरकारी आपकी देखी पहले दिन से, तो वो दूसरी पार्टी को समझ नहीं पाया, और जब नहीं समझ पाया तो वहाँ आपके सारे प्रयोग हमेशा सफल होते। अब आपका सवाल उठता है कि आप दूसरी जगह क्या है आपका। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री जी हर जगह भाषण देते हैं कि परिवारवाद ने इस देश को बर्बाद किया है, तो वही हालत है उसके अंदर कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। अगर आप इसी परिवारवाद की बात कर रहे हो तो कर्नाटक में येदुरप्पा के 3 बच्चों को टिकट दे दिया आपने, जहाँ से खुद येदुरप्पा खड़े होते उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को दिया टिकट, बाकी 2 सीटों पे उन्होंने दूसरे का टिकट काट के येदुरप्पा ने के बच्चों को दिया। इसके अलावा जारकी कोली परिवार है ना, उसके परिवार में 4 भाई हैं, 2 भाई कांग्रेस में बेलगाम से और 2 भाई भाजपा में। ये पहला ऐसा वो है, मतलब पारिवारिक समीकरण की भी हमको टिकट नहीं दिया, ठीक नहीं होगा। इसके बाद भी भाजपा जो है परिवारवाद की बात कर रही, पर परिवार में टिकट ही नहीं काट पा रही। 8 सांसद ऐसे जिनकी पत्नी को टिकट दे दिया आपने, उनके बच्चों को टिकट दे रहे हो आप, तो ये आपका परिवारवाद मतलब परिवारवाद नहीं है ना, दूसरों का परिवारवाद। अगर अखिलेश यादव को टिकट मिल गया या उनके बच्चे लड़ रहे हैं चुनाव, ये साहब मुंबई की 3 पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी राजनीति कर रही, ये नहीं चले। रहा प्रश्न, देखिए ये आप प्रयोग हर जगह का अलग होता है। हिमाचल में क्यों मार खा गए आपने, इतने प्रयोग किए वहाँ,
सवाल उठता है कि हर जगह की जो कहते हैं क्या कहलाता तासीर जो तासीर अलग होती है जी, वो अलग अलग होती है। हमेशा कहते हैं ना कि हर जगह का वास्तु और हर जगह की तासीर अलग होती है। चलिए मतलब हर जगह कुछ प्रयोग अभिषेक कानून जी प्रयोग कर रहे हैं, पर प्रयोग कितना सफल होगा ये डिपेंड करता है। अगर कर्नाटका की देखा जाए तो ठीक है, परिवर्तन करने की शुरुआत की है, पर वो परिवर्तन कितना लाजमी है और कितनी सफलता मिलती है और क्या वास्तव में कर्नाटका में भाजपा वापस से सत्ता में लौटती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। कैसे देखते हैं? सत्ता चाहिए, चुनाव जीतना है, टिकट बांट दिए, बहुत अच्छा किया, पर कहीं ना कहीं वो विधानसभा सीट जीतने लायक भी है, इतनी मॉनिटरिंग तो होती होगी। देखिए, भाजपा हमेशा कहती तो ये बात है कि हम सर्वे के आधार पर और ज़मीनी हकीकत जान के और लोगों को टिकट देते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ज़रूरी भी है कि भाजपा जो है वो इस तरीके से नए लोगों को मौका दे और पुराने मठाधीशों को बाहर का रास्ता दिखाए। लेकिन कई बार जैसे हिमाचल में हुआ, उसके बाद और भी कई राज्यों में उतनी सफलता नहीं मिल पाई, कई जगह मिली है। तो हर जगह ये कारगर होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुराने नेताओं की अनदेखी करके सरकार बन जाए, ये मुझे नहीं लगता मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश की बात हो रही, चूँकि सही बात है कि हम मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश की हम चिंता करते हैं, तो वास्तव में मध्य प्रदेश की आगामी राजनीति क्या कह रही है, इस पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नितिन शर्मा जी कैसे देखते हैं? हमें परिवारवाद भी नहीं चाहिए, हमें 15 साल से लगातार जीतने वाला विधायक भी नहीं चाहिए, मतलब ये लोगों के बीच की बात है कि कुछ अब नया चाहिए। कुल मिलाकर जनता भी कुछ नया चाहती है, तो इस नवाचार में क्या लगता है आपको भी, जो सालों से जीत रहे हैं उनकी वापसी होना चाहिए या कुछ नया प्रयोग मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य राज्यों के प्रयोग है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो मौजूद इसलिए नहीं रहना है कि यहाँ जातिगत राजनीति का ज़्यादा बोलबाला नहीं है जी। और जैसे उत्तर प्रदेश हो या गुजरात है, गुजरात में पटेल हैं और दूसरे संप्रदाय, जैसे वहाँ कर्नाटक में जो प्रयोग हुआ है वो येदियुरप्पा का दबाव इसलिए कि लिंगायत समुदाय का ज़्यादा बोलबाला है तो देना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश में संगठन या भाजपा ऐसे कोई दबाव प्रभाव में नहीं है, इसलिए वो यहाँ कुछ प्रयोग करने के लिए विचार कर सकती है। सबसे बड़ा विषय तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव की तरफ जा रही है, लेकिन उसके नेतृत्व में अभी यहाँ नेतृत्व परिवर्तन के ही कयास से चल रहे हैं। अंतिम समय तक अभी लोग यही सोचे, पिछले साल भर से तो शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में जब आपका जो मुख्यमंत्री पद पे जो बैठा व्यक्ति, उसके बदलाव की, प्रदेश अध्यक्ष पे जो बैठे व्यक्ति, उनके बदलाव की बातें चले और इसी बीच आप चुनावी मैदान के लिए भी मेहनत करें, तो एक असमंजस का दौर वर्तमान भाजपा में चुनावी साल में अभी विद्यमान है। अब कर्नाटक के चुनाव के बाद पार्टी यहाँ क्या करना चाहती है, उसी पे सबकी टकटकी लगी हुई है। नवनीत जी कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की आज वही मनोस्थिति है जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी? यहाँ संघ भी टिकट आवंटन में है, संगठन भी है, वो वाले भैया के भी कुछ टिकट है, ये भैया के भी कुछ टिकट है, सीएम के भी कुछ टिकट है, मतलब सभी जगह कहीं ना कहीं सबका दबाव झेलना है। परंतु अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी आज की तारीख में कमलनाथ और कमलनाथ के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कैसे देखते हैं? देखिए, आप इसको समझिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 बल्कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सरकार सत्ता में, हम लोग इस बात को न समझें, पर एक शहर में एक नेता को तैयार करने में किसी भी पार्टी के लोगों को और शहर के लोगों को कम से कम 15 साल देना पड़ता है। सुमित्रा महाजन हो या कैलाश वर्गीय ऐसे नहीं बन गए, उनको बनाने के लिए शहर के लोगों ने अपना जीवन दिया, भरोसा किया, उनको तैयार किया। तभी तो देखिए, कोई भी शहर राजनीति से बड़ा नहीं होता, शहर बड़ा होता है उसके नेता से। हमारे यहाँ सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर थी, उनका कद इतना ऊंचा था कि इंदौर की आवाज़ थी कि भैया इंदौर से सांसद है ना, और भी लोग यहाँ आज की तारीख में कद नहीं है। यही स्थिति कैलाश वर्गीय की वाइस, ये 2 नेता ऐसे थे जिनकी वाइस जो है दिल्ली तक हिलाती थी। हमने क्या करा, हमने भाजपा में क्या हुआ है कि भाजपा में राजनीतिक लाभ के चलते आपने अपने ही नेताओं को गलाना शुरू कर दिया, और उसी का परिणाम क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि 4 बार का नहीं लगे, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी आपका जो चश्मा चढ़ा हुआ है उसमें आपको लग रहा है कि हम किसी को खड़ा कर दें वो जीत रहा है, पर कार्यकर्ता तो ये मान रहा है कि अच्छा ठीक है, किसी खड़ा करके देख लो आप एक बार जी, और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पर इसी में एक बात और बता देता हूँ केवल मैं आदमी ने, कि जो सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होगा इस बार अगर, तो वो केवल इसलिए होगा कि आपने अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह से दरकिनार।
नहीं, पर भाजपा तो बोलती है कि कमल निशान, मतलब आपका ये कहना है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय स्वयं चुनावी जंग में है या सुपुत्र चुनावी जंग में है तो जीत सुनिश्चित है, या तो फिर ऐसे ही माना जाए कि मालिनी गौड़ भी अगर स्वयं लड़ रही है तो ही जीत सुनिश्चित है, अगर कोई और लड़ता है मतलब पार्टी फॉर्म नीचे हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी मेरे ख्याल से अभिषेक जी नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि हमारा जो निशान है, जो कमल निशान है वो किसी को भी चुनाव लड़वा दे। बेशक कार्यकर्ता नाराज होते हैं, कुछ दिन अफरा तफरी भी मचती है, भाजपा कार्यालय पर हंगामा भी होता है, लेकिन अंततः जो है वो भाजपा का काम करते हैं लोग और पूरी ईमानदारी से करते हैं। यही हम पिछले कई चुनावों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, पुष्यमित्र भार्गव जी को जब महापौर का टिकट दिया तो कई लोगों के चेहरे मैंने देखे मुरझाए हुए भी थे, कई लोग नाराज भी थे, कई लोगों को लेने के लिए कई विधायकों को घर भी भेजा गया। वो भाजपा कार्यालय पर लेकर आए, भोपाल से एक फोन आया और फिर सब अपनी ईमानदारी से काम में लग गए और नतीजा हमने देखा कि लाख वोट से ज्यादा वो चुनाव जीत गए। तो क्या है कि भाजपा में एक्सपेरिमेंट इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि अंततः कार्यकर्ता मान जाता है। यहाँ मेरा ऐसा मानना है और मैं नितिन जी को कोट करूंगी कि लोकसभा और मेरे ख्याल से मेयर का जो चुनाव होता है उसमें जो वोटर होता है उसकी चाहत कुछ और होती है, पर अगर विधानसभा की बात की जाए तो उसमें मैनिफेस्टो बहुत मायने रखता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत मायने रखता है, पार्टी फोरम बहुत ज़्यादा मायने रखती है और कुछ नयापन बहुत मायने रखता है। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ता भी चाहता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं इस बात को? इंदौर शहर के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है वो विकास कामों को लेकर मिल जाती है। निरंतर शिवराज सिंह चौहान का मूवमेंट भी यहाँ बना रहता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आ गई थी 2018 में और उसके बाद जो पलटवार शिवराज सिंह चौहान ने किया तब भी ये लोगों को लग रहा था कि ये ज़्यादा समय तक प्रयोग नहीं रह पाएगा। और उसके तत्काल बाद से जब से ये पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, तब से ये लग रहा था कि ये कोरोना क्राइसिस निपटेगा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की विदाई है, या उसके बाद अनेक बार ऐसे अवसर आए जी। तो ये अवसर इसीलिए आए कि नीचे से ही फीडबैक पार्टी के पास गया होगा कि अब शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो इतना असर नहीं कर रहा है। अगर वो असरकारक होता तो 2018 में पार्टी सत्ता से बाहर नहीं जाती। वो वर्तमान में भी संघ के पास भी ये फीडबैक पिछले साल भर से है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भी फीडबैक ये साल भर से है कि प्रदेश में कुछ न कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा, नए चेहरे के साथ आना पड़ेगा। अगर ये बात संगठन तक जा रही है या शीर्ष नेतृत्व तक जा रही है तो इसका मतलब है कि जमीन पर ये कहीं ना कहीं बात स्टेब्लिश है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अब कहीं ना कहीं निरस्ता पैदा करता है। वो एक जैसा जो चल रहा है 15-17 साल का चित्र, उसमें अब कुछ बदलाव की उम्मीद संगठन भी करना चाह रहा है, कार्यकर्ता भी करना चाह रहे हैं और मुझे लगता है मतदाता तो सबसे बड़ी ताकत होते ही है। मतदाता पे कितना जादू है ये तो वक्त बताएगा। अभिषेक जी, एक बार ये सुनने में आता है कि युवाओं के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए, प्रदेश की बागडोर होनी चाहिए, युवाओं को प्रमोट करना चाहिए, परंतु दोनों ही पार्टियों में मुझे कोई युवा नेतृत्व ऐसा उभरता हुआ या नजर नहीं आता। एक तरफ कमलनाथ है, 70 के पार है, एक तरफ शिवराज है, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात कर लीजिए, बहुत सारे नेता ऐसे जिन्हें देख के युवा की परिभाषा मेरे जहन में तो शायद नहीं बन पाती। आप क्या कनेक्ट कर पाते हैं? आप देखते हैं इन्हें युवा के एक नजर? युवाओं को लेके बात, हम बेशक युवा हूँ और युवाओं को समर्थन भी करना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन राजनीति में अनुभव एक बहुत जरूरी चीज होती है जी। जो युवाओं के साथ बड़े नेताओं को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यदि पुष्यमित्र भार्गव जी को इंदौर का महापौर बनाया गया या किसी नए आकाश विजयवर्गीय जी को इंदौर का विधायक बनाया गया तो उनके साथ भाजपा ने एक कॉम्बिनेशन दिया है। उस कॉम्बिनेशन के चलते जो है वो आज सफल प्रशासन और सफल सब कुछ चल रहा है उनकी सरकार। दूसरी हम एक बात करें कि मालवा निमाड़ के अंदर आज की तारीख में युवाओं की बात करें, मालवा निमाड़ एक ऐसा रीजन है जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है विधानसभा के अंदर। बताते हैं कि जिसने मालवा निमाड़ जीता उसने मध्य प्रदेश जीता। यहाँ पर युवाओं की तादाद की बात करें तो कांग्रेस के पास में भाजपा के मुकाबले ज्यादा युवा हैं और उनके विधायक भी जो देखे जाते हैं नए चेहरे वो कांग्रेस के पास ज्यादा है जी। तो यहाँ पर भाजपा को जरूर काम करना पड़ सकता है। एक मैं इसमें पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, हमने शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी कि 2018 से उनको बार बार बदलने की बात है, उनके लिए अच्छा फीडबैक नहीं जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि आज शीर्ष नेतृत्व इतना मजबूत होने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से विदाई नहीं दे पाता? क्योंकि जो नुकसान उनको शिवराज सिंह चौहान की वजह से होना है
वही फ़ायदा शिवराज सिंह चौहान की वजह से भाजपा को मिलते भी आया है। नीचे ज़मीन पर जाकर बैठ जाना, आम लोगों के साथ खाना खाना, लाडली बहना की बात करें या और कोई योजनाओं की बात करें, सब में। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिला के कि शिवराज सिंह चौहान एक सहज व्यक्तित्व है, जो सहज उपलब्धता है, जो जनता के बीच में भी लोकप्रिय है। परंतु नवनीत शुक्ला जी, यकीन मानिए, कार्यकर्ताओं के बीच में अब मामाश्री की वो लोकप्रियता नहीं रह गई है। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दबे छुपे शब्दों में, क्योंकि अभिषेक जी मानिए, जनता झंडे लेकर के नहीं निकलती है। पन्ना प्रमुख अगर बनाना है, बूथ प्रमुख अगर बनाना है, आपको एड़ी चोटी का अगर जोर लगाना है नवनीत जी, तो कार्यकर्ता ही काम करते हैं। और जब वो कार्यकर्ता ही उबाऊ पोजीशन में आ गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अब ऊर्जा नहीं मिल रही है, मामा जी अब उतनी ऊर्जा दे नहीं पा रहे हैं, अब तो उनके भाषण भी कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं उबाऊ हो गए हैं। हम चारों ही कहीं ना कहीं फील्ड में लोगों के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, और इस चीज को बहुत ही नजदीकी से महसूस कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है अब अपने शीर्ष नेतृत्व से चाहता है कि मध्य प्रदेश में कुछ और होना चाहिए। नवनीत जी, देखिए क्या होता है, हर पार्टी में दो प्रकार के धड़े होते हैं। एक धड़ा होता है जो स्थापित होता है, एक धड़ा ये होता है भरोसा उसको रहता है कि जब भी बदलेगा तो हमारा नंबर आ जाएगा। आज की तारीख में भी 55 जिलों में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नेतृत्व या बड़ा लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं। आप किसी भी नेता को खड़ा कर लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 विधानसभा के बाहर नहीं कर पाता। शिवराज सिंह चौहान सारी विधानसभा में आपको एक जैसे दिखेंगे। हर विधानसभा मतलब हर जिले में उनके 2 से 3 विधायक होते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान से कार्यकर्ताओं को क्या तकलीफ है क्या नहीं, ये बहुत बात की बात है। आज की तारीख में 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जी, लाभान्वित है। हम कहते हैं कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भाई आज की तारीख में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या, यार कितनी बड़ी फौज लाभान्वित हो रही है इनको। अगर हमको इसीलिए तो लाडली बहना उन्होंने काम 1000 देंगे तो उन्होंने काम 1500 दे देंगे। अच्छा वो उन्होंने काम 1 टंकी देंगे, उन्होंने काम 2 टंकी दे देंगे, क्योंकि आपके पास में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का कोई विकल्प पैदा नहीं हो पा रहा है जी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो है, आपके बाकी जितने ही भाजपा के नेता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के बराबर लोकप्रियता नहीं रहती। इसीलिए केंद्र से उनके लाभ रिश्ते खराब होने के बाद भी उनका विकल्प नहीं ढूंढ पाई भाजपा जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर कैसे देखते हैं नितिन जी? ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर आए ही क्यों थे? क्या केवल एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए? अब तो वो राजा भी नहीं रह गए, अब तो भाई साहब की पद्धति चलती है यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। तो कोई ना राजा होता है ना महाराजा होता है, पार्टी फोरम पे तो सभी एक कार्यकर्ता ही रह जाते हैं। तो अगर केवल केंद्रीय मंत्री ही बनना था और अगर मध्य प्रदेश का कोई भविष्य उनके हाथों में नज़र नहीं आता था तो कोई तुक नहीं बनता था। कैसे देखते हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का भविष्य नज़र आते हैं आपको? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और उसका जो वैचारिक संगठन है, उनका जो पिछले 20, 30, 40 साल का इतिहास है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि वो सिंधिया जी को कोई की पोस्ट पे बिठाएंगे प्रदेश जी। अनूप मिश्रा से लेके गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा से लेके कैलाश विवेर्गी के रहते हुए अगर ऐसा कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती ही साबित होता है। इसीलिए अपने देखा भी है कि 1.5, पौने 2 साल, ये 3 साल निकल गए और सिंधिया आएंगे, सिंधिया किसी पद पे जाएंगे, वो सारी संभावनाएं चुनावी समय तक निर्मूल साबित हुई। और वर्तमान में जो समय बचा है, मुझे दूर दूर तक ये नजर नहीं आता कि वो सिंधिया को आगे करके कोई बड़ा प्रयोग करने की कोशिश में होंगे। और सिंधिया जी का परिवार जो रहा है, उनकी दादी रही है जो भी, वो भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। और कमलनाथ वाला जो फैक्टर हुआ था उसमें उनका भी एक अहम तो टकराव था। वो प्रक्रिया पूरी हो गई, उनको जिनको नुकसान पहुंचाना था वो काम हो गया। लगता नहीं है कि सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लेवल के स्तर पर कोई प्रयोग या कोई उनको पद मिले, ऐसा नहीं। हाँ, दिल्ली में जरूर मुझे पूरी संभावना है कि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है वो उनके अनुभव का और उनके कद का जरूर उपयोग करेगी और जिस जगह पर आज वो हैं उससे भी वो ऊंचाई पे जा सकते हैं। देखिए, सिंधिया जी वाली बात में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कांग्रेस के सिंधिया और भाजपा के सिंधिया, इन दोनों अंतर को हमको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जब मैदान में उतरी थी 2018 में तो उन्हें सिंधिया को चेहरा बनाया था, ठीक है। भाजपा यहाँ पर लाख चाहकर भी ये नहीं कर सकती है, ठीक है। वहाँ सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस में हर तरीके के फैसले लिए जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनको उनको पार करना होगा। और आज की तारीख में सिंधिया के गढ़ से, जो ग्वालियर से महापौर का चुनाव भाजपा हारी है, या उनके बेल्ट से जो दूसरे
नगरीय निकाय के चुनाव हारी है, उसका कहीं ना कहीं उनको दिल्ली में जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए सिंधिया सीएम प्रोजेक्ट हो जाए ये अभी तो नामुमकिन है। नवनीत जी कैसे देखते हैं, परिवर्तन तो चाहिए क्योंकि पिछली बार भी बोला जा रहा था कि आपके मंत्री चुनाव हार जाएंगे, थोड़ा देख लीजिए, ये नेता चुनाव हार सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए, व्यक्तित्व थोड़ा खराब है, देख लीजिए, सक्रिय नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। पर मामाश्री ने किसी की मानी नहीं उस समय और चलने दिया और टिकट में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ नहीं। देखिए मामा जी ने आखिरी तक भरोसा भी नहीं किया जी। दोनों चीज़ें, इसीलिए मामा जी ने जो उनके 16-17 उम्मीदवार थे जी। उसके बाद बाकी पूरी अपनी टीम खड़ी की और इसलिए सिंधिया के 9 लोग हारे जी। उस चुनाव में, उपचुनाव में 9 धाकड़ हार गए सिंधिया जी के, जिन पर वो भरोसा कर रहे थे। तो मामा को ये मालूम था कि इनके भरोसे रहेंगे तो लुटिया डूब जाएगी। उन्होंने अपने स्तर पर जिन लोगों को उम्मीदवारी की थी वहाँ पर जहाँ खुद सिंधिया के अलावा जैसे खुद शिवराज सिंह लगे वही सीटों पर आप जीते होते। दूसरी बात सिंधिया को लेके आज भी भाजपा में, देखिए भाजपा में क्या है, जब आदमी भाजपा में आता है तो पूरे लवाजमे के साथ आता है, पर भाजपा ये अच्छी तरह जानती है कि जब उसको पार्टी में करती है ना तो फिर वो लवाजमे के साथ नहीं रह पाता। अगर वो पार्टी से बाहर जाने की कोशिश करे, एक उदाहरण है इसमें, क्या होता है कि कांग्रेस जो है ना एक प्रकार की रजाई है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे को नहीं जम रहा तो मैं अपनी रुई निकाल के अलग पार्टी बना जी। है ना, ये होता है। पर भाजपा का एक कंबल है, लाल इमली का समझा, फटता भी नहीं और खिंचता भी नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जो आदमी नहीं जम रहा तो वो खींच के कंबल नहीं फाड़ सकता, उसको उसी के अंदर ही लेना पड़ेगा। और अगर बाहर आया वो ना तो कंबल में से अकेला ही निकल पाएगा। तो भाजपा के कंबल से जब भी सिंधिया जी कोशिश भी कर ले तो वो अकेले ही बाहर आ पाएंगे। और ये उनको समझ में आ गया कि अब मेरे को इस पार्टी में रहना है तो मेरे को अब अपने दम पे ही राजनीति करना पड़ेगी। क्या लगता है अभिषेक जी, 66 सीटें हैं कुल मालवा निमाड़ की और हमारा भी मुख्य विषय है मालवा निमाड़ का भविष्य क्या रहेगा, क्या लगता है वर्तमान में क्या परिदृश्य बन रहा है? देखिए वर्तमान में तो अभी कांग्रेस के पास में यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं और भाजपा बेशक कोशिश करेगी कि इस बेल्ट में कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। 66 सीटों में से जिसने 60% सीटें जीती उसकी सरकार ऊपर आती है, ये पुराना इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर यादव, पटवारी, बघेल, सिंगार और भूरिया परिवार का कांग्रेस के पास में एक अच्छा दबदबा है जी। इसमें हम सुरेंद्र सिंह बघेल की बात करें तो वो 63,000 वोट से चुनाव जीते थे। इसमें हम यादव परिवार की बात करें तो वो भी अपने गढ़ में आज उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे जी। या उमंग सिंगार को जरूर कुछ परेशानियां आई राजनीति, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे युवाओं को भाजपा को यहाँ से मैदान में उतारना पड़ेगा ताकि ये जो बेल्ट है इसको वो मजबूत कर सके, जिससे सरकार बना सके। क्या लगता है नवनीत जी, क्या तैयारी रहेगी मालवा निमाड़ को लेकर के दोनों ही पार्टियों की, भाजपा और कांग्रेस दोनों की, क्योंकि दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज पॉइंट भी है कि इसको कैसे भी अचीव करना है। पिछले दिनों एक खुद भाजपा के बड़े तमाम लोगों ने जो एक दौरा किया उसमें देखा कि मुरैना से झाड़ू लग रही है तो झाड़ू लगती लगती गुना तक जी। अब हमारे पास में रहते हैं कि मध्य प्रदेश का ये मालवा निमाड़, इसलिए आप देखिए कि जितनी योजनाएं बन रही हैं वो सारी की सारी योजनाओं को मालवा निमाड़ को फोकस करके बनाई जा रही है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप मालवा पर मैं आज आपसे कह रहा हूँ इन तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश की इस मालवा निमाड़ में इस बार बढ़त नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? उसका एक मूल कारण ये कि जहाँ पिछली बार आप जीतते हो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपने आप ही जो राय बदल जाती है जी। अब क्या होता है आदमी को समय के साथ में सारी सुविधाएं और ये सब जो योजनाएं चालू हुई है उसके कारण इस बार मालवा निमाड़ में कांग्रेस को एक बड़ा गड्ढा मिलेगा जिसकी भरपाई उसको चाहे रीवा अंचल से करे चाहे बुंदेलखंड से करे। और इसीलिए दिग्विजय सिंह को उसी अंचल का काम दिया गया है कि ये आप 60 सीटें वहाँ की सभा जी। नितिन जी, एक कहावत चलती, लोग ऐसा बोलते हैं कि मंत्री जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल में रहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उनकी सीट परिवर्तित कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मंत्रियों को वही सीट पर वापस से चुनाव लड़वाना एक घातक का विषय बन जाता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं भोपाल में स्थापित हो जाते हैं। अच्छा लगता है रोज गाड़ी में घूमना, भोपाल जाना, दौरे करना, तो अपनी विधानसभा सीट तो छूट जाती है पीछे। और जनता में भी वो लोकप्रियता और वो अपीयरेंस नहीं रहता है, वो सरलता नहीं रह जाती है कि आप सहजता से उपलब्ध हो पाएँ, तो जनता नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण देखे भी हैं हमने पिछले चुनाव में, चाहे अर्चना चिटनीस का किस्सा हो या माया सिंह का किस्सा हो। बाउंड्री से पास हुए थे स्वयं नरोत्तम मिश्रा, बाउंड्री से पास हो गए थे स्वयं हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि सीटें बदल देनी चाहिए। क्या ऐसा भी कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी कि मंत्रियों को उनकी परंपरागत सीट से रवाना करके कहीं और चुनाव लड़ाया जाए? मुझे नहीं लगता, इसकी उम्मीद कम है जी। नवनीत जी। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, मैं
अपन तो दूसरे जगह रमेश मेंदोला ने 2 नंबर क्षेत्र, कैलाशवर की 2 नंबर क्षेत्र बनाया तो रमेश मेंदोला दे दिया। रमेश मेंदोला की 5 से 10 साल की मेहनत है कि आज उसने उस क्षेत्र में इतना मजबूत कर दिया कि 1 लाख से जीत रहा है। भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा 90 से 100 रमेश मेंदोला पैदा नहीं कर पाई पूरे प्रदेश में। अगर कर लेती तो ये सब 1-1 लाख वोट से जीतते। जी आपके साथ दिक्कत ये है कि आज भी अब रमेश मेंदोला को भरोसा नहीं हो रहा है, क्या मालूम टिकट मिलेगा क्योंकि उतने 4 साल की मेहनत तो है, जी। आप ये तो किसी की इनकार नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी है ऐसा कैलाशवर की भी रहे और भी मंत्री रहे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अतिरिक्त मेहनत की। अब कुछ मंत्रियों के साथ क्या है, उनमें पद का अहंकार इतना आ जाता है कि वो उसके कारण ही जो केवल जो है अपने हार की कगार पहुँच जाते हैं। हम उदाहरण देखेंगे इस चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भले सहज और विनम्र दिख रहे हैं पर वो घर बैठे। नहीं, हमने तो 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार भी देखी थी, तब मंत्री जो बन गए थे लोग उनके फोन उठना बंद हो गए थे, उनके कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी हो गई थी कि भैया आप मंत्री बन गए हैं, भैया अब उपलब्ध नहीं होते हैं, या तो फोन बिजी रहता है या पलट के कभी फोन ही नहीं आता। जब कभी विधायक होते थे तो मालवी भाषा में बात करते हुए घर ही चले आते थे। आप भी समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ होती हैं। अभिषेक जी, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या होता है कि इसके दूसरा 2 पहलू हैं कि इसको हमको एक तरीके से ये भी समझना है कि मंत्री बनने के बाद दायित्व भी बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, मंत्री बनने के बाद उतनी आसान जिंदगी और उतने आसान काम नहीं रहते हैं जितने विधायक बनने के टाइम रहते हैं। एक बड़ा महकमा होता है, उसकी रिपोर्ट भी दिल्ली जाना होती है, उसकी रिपोर्ट भी भोपाल जाना होती है, मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन सबकी छवि जुड़ी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं ये तो रहता है। लेकिन हाँ, मंत्री बनने के बाद, पहली बार मंत्री बनने के बाद कई लोगों को दिमाग पे चर्बी आती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। और इसके उदाहरण आपको इस वाले विधानसभा चुनाव से बेहतर शायद कभी नहीं दिखेंगे जी। इस बार आपको मंत्रियों के टिकट भी कटते दिखेंगे और इस बार आपको मंत्री हारते भी दिखेंगे। नवनीत जी, क्या लगता है अगर परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ तो जीते हुए के टिकट पक्के नहीं है, तो फिर क्या माने, ये बधू वर्मा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? सुदर्शन गुप्ता का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मनोज पटेल जो कि शिवराज के बहुत करीबी माने जाते हैं, मामा जी के, सीधे बोला जाता है गाड़ी जो है सीएम आवास में ही जाकर के रुकती है, कोई रोकता भी नहीं है। तो क्या ये जो रथ है वो इस चुनाव में रोक दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो जीते हुए पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता कि टिकट होंगे कि नहीं होंगे। तो जो हारे हुए हैं उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा? देखिए, हारे के लिए तो अब अपन यूँ बात करते हैं, जीतू जिराती कब हारे? जी। जब लहर चल रही थी भाजपा की, तब हार गए कि हर धुरंधर जो है सामान्य आदमी जीत रहा था वो हार गए। तो ऐसे आदमी के लिए तो नहीं सोचेगी पार्टी जी। पर जहाँ पे ये दिख रहा है कि 1 से 1.5 हज़ार का फर्क था, तो उस आदमी का काम है वहाँ पे पार्टी कंसीडर करेगी। ऐसा नहीं है कि अपने किसी अच्छे नेता को पार्टी कभी खोना नहीं चाहती। तीसरी बात ये है कि आप ये मत सोचिए कि अभी पार्टी आज की तारीख में पार्टी ने अभी कोई पॉलिसी मध्य प्रदेश को लेकर नहीं बनाई। हम लोग जो एनालिसिस कयास लगा रहे हैं, मतलब केवल हम ये है कि हमने कर्नाटक में देख लिया, हमने वहाँ अगर कर्नाटक में सरकार चली गई, देखिए कर्नाटक का प्रयोग भाजपा अच्छी तरह जान रही है कि इस बार कर्नाटक में सरकार आना बहुत मुश्किल बल्कि असंभव। इसके बाद उन्होंने पूरी युवा टीम तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी ताकत लगा दी कि ठीक है, कम से कम आगे के लिए एक नई टीम तो खड़ी हो जाएगी। हो सकता है मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार उनको लगेगी ठीक है सरकार जाने तो आप कम से कम नए लोग तो मैदान में दिखेंगे। अगले 15 साल सरकार चलाए, अगले 15 साल भाजपा चलाएगा कौन? मधु वर्मा जी चलाएंगे, सत्तर जी चलाएंगे, कौन चलाएगा? ये तो 15 साल चलने लायक स्थिति में। तो जो हार गए उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? जो सीटें हम हार गए थे, अगर इंदौर की बात की जाए, चाहे विधानसभा 1 की बात की जाए या देपालपुर की बात की जाए, विधानसभा 5 भी बाउंड्री पर ही पास हुए थे। महेंद्र हाडिया जी मेरे ख्याल से तकरीबन 1100 वोटों की लीड थी। ये लीड भी क्या लीड हुई, और अब तो मान लीजिए तासीर भी चेंज हो गई होगी, बहुत सारे वोटर भी बढ़ गए होंगे, किसी विशेष समुदाय के वोटर भी 5 नंबर में बढ़े ही हैं। क्या लगता है इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि जहां हार गए हैं वहां कमल खिलाना एक प्रेस्टीज पॉइंट हो गया है? आपने गुजरात में भी देखा, कर्नाटक में देखा, कुछ लोगों ने, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने या जो लोकप्रिय नेताओं ने, उन्होंने स्वतः आगे रह के संगठन को बोला कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको टिकट। यहाँ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा यही प्रश्न है, यहाँ बहुत मुश्किल, जिनको पार्टी साहब सुदर्शन गुप्ता उदाहरण मान ले या मनोज पटेल का, सुदर्शन गुप्ता जी का मान ले, 30 बरस से वे राजनीतिक पदों पर है। 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार हार चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार नगर महामंत्री चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मनोज पटेल चुनाव हार चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। उनको भी जब से पिताजी का उनका अवसान हुआ है, निर्भय सिंह दादा का, तब से वही देपालपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजेश सोनकर का विषय दूसरा है। राजेश सोनकर भी बहुत मार्जिन से आगे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते और वो उसके बाद भी लगातार सक्रिय, सुदर्शन भी सक्रिय। पर मेरा ऐसा मानना है कि शीर्ष नेतृत्व को, इन नेताओं को भी बोलना चाहिए जी। और 30 बरस हो गया है, तो पार्टी, जब आप पीढ़ी परिवर्तन के दौर की बात करते हैं, ऐसे दौर में वापस आप उन्हीं चेहरों के पास जाएंगे। मुझे बहुत कम संभावनाएं दिख रही है
कि हारे हुए विधायकों को टिकट मिलने की न्यूनतम संभावना है। कुछ क्योंकि लोग, पार्टी तो नए चेहरों की तरफ बढ़ रही है। कुछ व्यक्तित्व, कुछ नेता इंदौर के ऐसे भी हैं जो जन लोकप्रिय हैं। जैसे रमेश मेंदोला की अगर बात की जाए तो शायद ही इंदौर की ऐसी कोई विधानसभा होगी जहां रमेश मेंदोला की अपनी खुद की कोई टीम ना हो। अभिषेक जी, क्या लगता है 2 नंबर फिर छोड़ दीजिए, कोई और लड़ ले, आप कहीं और से लड़िए, क्योंकि आप सक्षम भी हैं, कद्दावर भी हैं, आपके पास टीम भी है, आपके पास प्लानिंग भी है, योजना भी है, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ते हैं रमेश मेंदोला। शायद ही वैसा चुनाव कोई इंदौर में लड़ता हो जैसा चुनाव रमेश मेंदोला लड़ते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, रमेश मेंदोला जी के साथ में एक ये चीज़ है कि रमेश मेंदोला जी को चुनाव ना लड़वाया जाए, इस बात पे मुझे भरोसा नहीं होता। पार्टी 100% रमेश मेंदोला को नहीं, सीट चेंज करने की बात हो रही है जी। सीट चेंज होगी, वो जहाँ जिस सीट, क्योंकि 2 नंबर का तो और 4 नंबर का तो कहा जाता है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ता है तो वहां से चुनाव जीत जाएगा। तो क्यों ऐसा क्यों ना हो कि जो सीट विपरीत है नवनीत जी, जहां मुश्किल है, जहां राहुल नरेश के सामने कोई चुनाव लड़ने से पहले कई बार सोचता है कि जीतू पटवारी है, सब पर भारी, एक कोटेशन भी चलता है उनके लिए, तो साथ साथ लेके चलते हैं वो कैप्शन अपना, साइकिल भी खूब चलती है, मालवीय अंदाज में बात भी करते हैं। वो राउ सीट बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्यों नहीं मालिनी गौड़ वहां जाके लड़े, क्योंकि जन लोकप्रिय नेता है, इंदौर की मेयर रही, 5 बार 4 बार इंदौर को नंबर 1 का ताज दिलाया, 4 नंबर विधानसभा में बहुत काम भी किया। वैसे ही अगर रमेश मेंदोला की बात की जाए तो रमेश जी भी हर विधानसभा में पुजाते हैं, तो क्यों नहीं चेंज कर दिया जाए? सीट की सीट भी बची हुई रहेगी, और मान लीजिए जहां बंजर भूमि हो गई है, क्या पता वहां भी कहीं कमल गलती से खिल जाए। नहीं, इसमें एक और चीज़ होनी जी, चाहिए। रमेश मेंदोला वही है ना कि अपन उसको नया क्षेत्र दे, तो ये तो फिर आपको 6 महीने पहले कार्यकर्ता को बोलना पड़ेगा जी, कि आपको नया क्षेत्र जाना, आप क्षेत्र का चयन करें। ये देखिए, इस बार पार्टी को 2 निर्णय लेना चाहिए। एक, जिन्हें आप नहीं लड़वाना चाहते हैं उन्हें आपको बोलना पड़ेगा कि आप नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी भी कार्यकर्ता का नाम दे दीजिए, आप परिवार से किसी भी कार्यकर्ता का नाम दे दीजिए, आप उसका टिकट फाइनल करें। अगर आप ये करेंगे तो नए कार्यकर्ताओं की टीम मिलेगी, जिसने टिकट दिलाया उसकी भी जवाबदारी होगी कि वो जिता के लाएगा उसके अंदर क्यों ना। आप रहा रमेश मेंदोला या मालिनी गौड़ का रहा, तो मैं ये मानता हूँ कि 2 नंबर का स्वभाव बहुत अलग प्रकार की राजनीति का है, और 4 नंबर का स्वभाव बहुत अलग प्रकार की राजनीति का है। 2 नंबर का स्वभाव पूरी तरह आप समझ लीजिए तो मजदूरों की राजनीति। हम तो 1 नंबर का भी स्वभाव वैसा ही मानते थे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि विधानसभा 1 में भी भाजपा डिफीट खा सकती है और कांग्रेस इतने अच्छा कमबैक करेगी। मॉडल तो आपको 2 नंबर की लागू करना पड़ेगा जी वहाँ पे, जी, कि भाई भोजन, हाँ वही भजन भंडारे और वही कथाएं, अयोध्या की यात्राएं। तो हर जी, विधानसभा में तो आप ये नहीं कर सकते जी। अगर आप सुदर्शन गुप्ता से कहते हो भोजन भंडारे के नाम पे तो 13 के भोजन करवा पाएगा, क्योंकि उसका तो लोग ही नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा जी। आप ये भी समझो ना, रमेश मेंदोला के पीछे पैसा लगाने वालों की बहुत बड़ी टीम है जी, है ना। दूसरों के पास उतनी बड़ी, अब संजय शुक्ला तो खुद ही अपने आप में पैसों की टीम है, तो उसको कोई जरूरत ही नहीं किसी प्रकार की ना। पर ये परंपराएं गलत है। इस शहर में अगर आप ये कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। अगर दूसरा गरीब आदमी खड़ा हो गया, चलो आप उदाहरण मानते हैं, आप ये नहीं करें, कल शर्मा जी को, पंडित जी को टिकट मिल गया वहाँ से, तो क्या इनकी हैसियत है क्या कि ये इतने भंडारे करा पाए? नहीं करा। आपको कार्यकर्ता के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं, क्षेत्र में आप मॉडल ऐसा बनाइए कि कोई भी आए वो भाजपा कार्यकर्ता हो और वो जीतने के लिए प्रयास करे। नहीं, पर मेरा तो यहाँ ऐसा मानना है कि अगर बात वास्तव में रमेश मेंदोला की हो रही है तो कार्यकर्ताओं में भी बहुत लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं में भी एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा जब ये सुनने में आएगा कि राऊ से या महू से रमेश मेंदोला चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि रमेश मेंदोला एक ऐसा नाम है जो आधी रात को अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेते हैं, कभी उन्हें इग्नोर नहीं करते। 24 घंटे 365 दिन का नेता हम मानते हैं रमेश मेंदोला का, और एक जनता दरबार लगाते हैं, सालों से लगा रहे हैं। आमतौर पर नेताओं की सुबह लेट होती होगी, लेकिन रमेश मेंदोला बिल्कुल फ्रेश मूड में 8 से 8:30 के बीच में जनता दरबार में पहुंच जाते हैं अपने निवास पर। कैसे देखते हैं अभिषेक जी? रमेश मेंदोला के बारे में एक बात ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने जो जगह बनाई है वो बेशक कैलाश विजयवर्गीय ने उनको दी थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहाँ मेहनत करी है वो बहुत अलग है। 1 नंबर और देपालपुर में हम देखते हैं कि कई लोग अब मुखर होकर ये बोलने लगे हैं कि हम पुराने लोगों को हटाओ और हमें टिकट दो, लेकिन 2 नंबर में हम आज तक ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कई पार्षद रहे हैं, कई वरिष्ठ पार्षद रहे हैं, 5-5, 8-8 बार के पार्षद हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी ये नहीं विधानसभा का सुरूर नहीं आता। जी जी, विधानसभा का उनको कभी वो नहीं आता। लेकिन 1 नंबर में 1 नंबर में या राऊ में या देपालपुर में खुल के लोग बोलने लगे हैं अब जी। 1 नंबर में दीपक जैन हमेशा जैन समाज या अपने एक नया पेट कर रहे हैं, एक पार्षद हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ से।
और भी कई ऐसे लोग हैं, गोलू जी। शुक्ला वहाँ से बिल्कुल मुखर होकर नहीं, वहाँ तो बहुत सारे नाम हैं, मनोज मिश्रा है, गोलू शुक्ला है, रमेश जी का भी नाम आ ही जाता है। ऐसी शायद ही कोई विधानसभा रहती है जहाँ उषा दीदी भी वापस से चाहती हैं कि एक नंबर में मेरी वापसी हो जाए। जी जी, यही हाल देपालपुर के अंदर जी, देपालपुर के अंदर भी इतने नेता हैं, इतने लोग टिकट मांग रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा। लेकिन फिर भी आज जब भाजपा का कोई ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियल कार्यक्रम करना होता है या भाजपा की एक आवाज बनना होता है, तो मनोज पटेल के अलावा कोई और नहीं। सही बात है। आज यदि भाजपा वहां पर पूछेगी आम जन से जाके, तो मनोज पटेल आज भी वहां दमदार है। जी, ठीक है। रमेश जी की बात हो और कैलाश विजयवर्गीय की बात ना हो, बड़ा नाइंसाफी सा हो जाएगा, बड़ा मतलब कहीं ना कहीं बेवफाई हो जाएगी। और कैलाश विजयवर्गीय से किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। पिछली बार जरूर थोड़ा सा चूक गए थे, क्योंकि मालवा निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं के बहुत मजबूत कंधों पे थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस हो गए, पर फिर भी कैलाश जी को हम भूल नहीं सकते। कैसे देखते हैं नितिन जी, क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में जो आने वाले हैं मध्य प्रदेश में? प्रदेश के नेतृत्व में एक यह भी संभावना चल रही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जी, खासकर मालवा निमाड़ बेल्ट से। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको उनका क्षेत्र भी है, पिछली बार भी यहाँ की जवाबदेही थी, और उसके पीछे कारण ये है कि एक माहौल बनता है, एक बड़ा लीडर चुनाव लड़ेगा जहाँ से, तो वो है। दूसरा ये है कि 2 कार्यकाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव बतौर रहते हो गए, और करीबन 6-7 साल से मध्य प्रदेश से 7-8 साल से वो दूर भी हैं। बावजूद इसके वे मालवांचल में अपनी निरंतर सक्रियता से पेट बनाए हुए हैं, तो ये उनके लिए पक्ष की बात जाती है। और अब पिछले 2-3 महीने से तो देखने में निरंतर स्थानीय स्तर पे बहुत जबरदस्त रूप से सक्रिय हो गए, और अभी फिलहाल धार की जवाबदेही भी उनको मिली थी पुराने नेताओं से संपर्क करने की। तो जो उनके आसपास जिस प्रकार का उनका मूवमेंट चल रहा है, वो एहसास करा रहा है कि वो इस बार के चुनाव में भी पिछली बार की तरह निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। धार का प्रभारी बनाने के बाद तो ऐसी हैरत अंगेज तस्वीर भी सामने आई थी जो बहुत कम देखने को मिलती है, कि विक्रम वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय साथ साथ नजर आ रहे थे। नवनीत जी, आप कैसे देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या भूमिका होगी? और अगर कैलाश विजयवर्गीय स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो फिर भैया आकाश का क्या होगा? फिर तो बैठना पड़ेगा। ये तो पारिवारिक मामला है, आकाश का कुछ नहीं होगा। अगर कैलाश विजयवर्गीय लड़ेगा तो आकाश विजयवर्गीय अपने आप ही घर बैठेंगे, निश्चित रूप से पिता से आगे तो जा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि कैलाश वर्गीय को भाजपा के ही बहुत बड़े नेताओं ने गला दिया। आज की तारीख में कैलाश वर्गीय को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में जो नेता उनके भरोसे अपनी जमीन जमाने आए थे, उन्होंने अपनी जमीन तो जमा ली, पर कैलाश वर्गीय की जमीन पूरी तरह से बिखेर दी। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ मैं कि कैलाश वर्गीय जैसे नेतृत्व को एक बार प्रदेश की कमान इसलिए मिलना चाहिए कि उस आदमी में काम करने की जबरदस्त क्षमता है, और उसकी क्षमता का अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो ये बदनसीबी कैलाश वर्गीय की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बदनसीबी होगी। एक अच्छे नेता का आप उपयोग नहीं कर पाए आखिरी तक, और आपकी राजनीति उस अच्छे नेता को खा गई। अच्छा, भाजपा में बहुत सारे नाम है। अभिषेक जी मालवा निर्माण के लिए ये भी मेहनत कर सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की भी एक अच्छी भूमिका रहती है, सुमित्रा महाजन की भी एक बहुत अच्छी भूमिका रहती है। कांग्रेस में से कौन से प्रभावी नाम आप देखते हैं कि जिनके जनसंपर्क करने से या जनता के बीच में रहने से या कार्यकर्ताओं के बीच में रहने से कांग्रेस मजबूत होगी मालवा निर्माण में? देखिए, मालवा निर्माण में पिछली बार भी कांग्रेस ने कुछ सीटें अरुण यादव, सचिन यादव, कुछ सीटें जीतू पटवारी, कुछ सीटें उमंग सिंगार और कुछ सीटें सुरेंद्र सिंह बघेल हनी और कुछ सीटें बाला बच्चन के सुपुर्द की थी। वो रिजल्ट भी अच्छा आया था, इन लोगों ने अपने हिसाब से प्रचार भी किया था, इन लोगों को स्वतंत्रता भी दी गई थी। इस बार भी ये सभी नेता अभी से इस जोड़ तोड़ जुगाड़ में लग गए हैं कि कम से कम हम इस विधानसभा चुनाव में 10-10 टिकट अपने लोगों को दिलवा दें, ताकि आने वाले समय में जब प्रभाव की बात आए या जब मंत्रालय की बात आए या यदि सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हो। पिछली बार जो लोग पावर में थे या पिछली बार जिन लोगों को कांग्रेस ने यहाँ से ताकत दी थी, वही लोग आपको फिर से वापस ताकत में दिखने वाले हैं। यहाँ ऐसा कोई नया नाम इस पिछले 3-4 साल के अंदर नहीं आया है बड़ा, कि जिसको अभी अन्य सीटों पर भेजकर कांग्रेस कुछ फायदा। चलिए, उम्र का कोई बंधन रहेगा नितिन शर्मा जी? क्या लगता है भाजपा की तरफ से उम्र का कोई बंधन रहेगा कि 65 पार जो है वो घर की ओर रवानगी रहेगी, केवल चुनाव प्रचार प्रसार देखिए, बाकी चुनाव से दूरी रहेगी, ऐसा कुछ लगता है? चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे। मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के परिणाम ये सारे पैमाने मध्य प्रदेश में शिथिल करवा देंगे। जी, क्या लगता है नवनीत जी, नए चेहरों को कितने प्रतिशत नए चेहरों को मौका मिल सकता है? बिल्कुल मौका मिलेगा। भाजपा इस बार कम से कम मैं सोचता हूँ कम से कम 80 से 100
इस टिकट जो है बिल्कुल नए चेहरों को उतारने वाले इस बार, उसको लेकर तैयारी भी कर रही है। पर वो कौन से उम्मीदवार होंगे, कहाँ से खड़े होंगे, उसको लेके एक जबरदस्त वो भी, क्योंकि अब आप यूँ बोलते हैं तो अब आप देखिए कि आपके जितने कैबिनेट मंत्री और खुद शिवराज सिंह चौहान ये सब 65 के लगभग पहुँचने की स्थिति में, 65 को पार हो रहे हैं। तो इन सबके लिए भी ये संघर्ष हो जाएगा कि ये सब बाहर हो जाएंगे राजनीति में। इसलिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर कह रहा हूँ मैं कि मध्य प्रदेश पे यहाँ की तासीर अलग है, दूसरे की तासीर अलग है। भाजपा का मतलब भाजपा का दीप जो जला था मध्य प्रदेश से जला था जी। तो आप ये नहीं कर सकते यहाँ कि आप दिग्गज नेताओं कद्दावर नेताओं घर बैठाओ, आपको बात तो उनसे ही करना पड़ेगा। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कैसे युवा चेहरे हो सकते हैं? जैसे पुष्पमित्र भार्गव एडवोकेट थे, इन्हें अवसर दिया, डॉक्टर को अवसर दिया, प्रोफेसर को अवसर दिया, नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ मैं। क्या लगता है ऐसे चौंकाने वाले नाम, लगता है कि प्रोफेसर निकल के बाहर आएंगे, कुछ एडवोकेट्स 100% ऐसे नए लोगों को भाजपा मौका देने वाली है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जितने एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर पेशेवर लोगों को टिकट देकर उन्होंने दिए हैं वो सब अभी तक सफल रहे हैं। दूसरा कि जिसको टिकट देना है या जिसके नेता ने ऊपर दमदारी से नाम रखा है, भाजपा को जिसको टिकट देना है उनको टिकट दे दिया जाता है। फिर कोई पैमाना, कोई सर्वे, कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। भाजपा हमेशा ऐसा करती आई है और अभी भी करेगी। उसको जिसको टिकट देना है, जिसको चुनाव लड़वाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जीतू जिराती, मनोज पटेल और सुदर्शन गुप्ता या इस तरीके के कई लोगों के लिए चुनाव हारना एक कारण होगा। हाँ, मौजूदा सर्वे जरूर इनके लिए एक मायने रख सकता है, अदरवाइज इनके टिकट बेहतर रहेंगे। चलिए, तो ये हमारी विशेष चर्चा थी और कहीं ना कहीं इस पूरी चर्चा का ये निचोड़ निकला है कि थोड़ी सी राहत की सांस ले लीजिए। चाहे बाजार में माहौल कितना भी गर्म हो रहा हो, परंतु जो सिटिंग एमएलए हैं वो आज भी टिकट दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। कारण ये है कि चाहे विषम परिस्थितियां रही या रही मोदी लहर, बावजूद इसके एक अच्छे रिकॉर्ड मतों के साथ कुछ चेहरे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। ये थी हमारी विशेष चर्चा। मुझे दे दीजिए इजाजत। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और देखते रहिए रेड 9 टीवी।